ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम डिस्कस की थी। तो आज हम लोग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा कि मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिथम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन कुछ इस तरीके से था। Tn इक्वल टू it was theta 1 if n equal to 1, then otherwise केस क्या था, 2 Tn by 2 plus theta n plus theta 1 if n ग्रेटर देन 1। याद है आपको? तो ये जो टाइम है, दिस टाइम वाज फॉर मर्जिंग टू सॉल्यूशंस एंड दिस टाइम वाज टू डिवाइड द एरे। दैट मीन्स आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसे डिवाइड करने में जो टाइम लगने वाला है, दैट इज दैट टाइम। सो ये टाइम कांस्टेंट टाइम है, क्योंकि ये आप सिर्फ क्या करते थे, एक रिलेशन, एक इक्वेशन इस टाइप की सॉल्व करते थे, P प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये जो टास्क है एक कांस्टेंट टाइम में हो सकता है। देन ये जो टास्क है ये हम मान के चल रहे हैं कि n/2 साइज की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपको Tn/2 टाइम अगर लग रहा है तो टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2Tn/2 हो जाएगा रफली। ओके, यहाँ पे हमने एक अजम्पशन ली है कि एरे के जो दो पार्टीशन बन रहे हैं वो इक्वल साइज के हैं। 1 मिनट। तो दिस वाज द इक्वेशन। नाउ ये जो इक्वेशन है, ये केस है जब n इक्वल टू 1 है, एंड देन अदरवाइज ये वाला केस है। तो हम जनरलाइज केस लेकर के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस द टाइम तो गिव टाइम। मैंने पहले भी बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम की है थीटा n log base 2n। ओके, सो लेट्स प्रूव दिस कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक रिकरेंस रिलेशन है और इसे सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके हैं। तो हम उसमें से एक तरीका आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है हम उसमें जो वैल्यू है ये इधर, इसको रिकर्सिवली रिप्लेस करते चले जाते हैं। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली रिलेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है वो है 2Tn/2 प्लस थीटा n प्लस थीटा 1। तो अभी हम पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक Tn इक्वल टू 2Tn/2 plus this is, let's say, theta n can be written as Cn, where C some constant, plus इसे हम लिख सकते हैं, ये constant time है, so we need to take a constant. Let's say this constant is C dash. Okay, or rather than taking C dash, let's take it C0. ओके, नाउ अब हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन है। लेट्स गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं दिस इक्वेशन इज ए रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्यों है? क्योंकि Tn को हमने Tn के टर्म में ही डिफाइन किया। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ वैल्यू n के लिए है एंड यहाँ पर n के लिए है।
तो ये इक्वेशन का मतलब है कि अगर आपको Tn की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो आपको Tn/2 साइज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पड़ेगी, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसमें ये कांस्टेंट सेट करेंगे. ओके, सो दिस इज योर रिकरेंस रिलेशन जिसे हमें सॉल्व करना है एंड वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड को सिंपल बनाने के लिए हम एक अज्यूमशन मान के चल रहे हैं, वो है लेट्स अज्यूम n इक्वल टू 2 की पावर m. मतलब हम मान के चल रहे हैं कि n जो है एग्जैक्टली 2 की पावर में है. ऐसा नेसेसरी नहीं है हालांकि, बट वी कैन मेक एन अजम्पशन टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान कर लेंगे अगर हम ये इक्वेशन ले लेते, ये अजम्पशन ले लेते हैं. तो मान के चल रहे हैं कि जो n की जो वैल्यू है, इनपुट साइज जो है 2 की पावर में है. Okay, so 2 की पावर some integer है, so we can take n equal to 2 to the power m, where m is some integer. And it can be 0 अगर आपका एरे में एक ही एलिमेंट है then. नाउ तो चूंकि इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है जो रिपीटेड आ रही है, जो रिकर्सिव टर्म है, इस टर्म के लिए वैल्यू हम एक एक करके इसी इक्वेशन में प्लेस करते चले जाएंगे. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपको Tn की अगर वैल्यू कंप्यूट करना है फाइनल, आपको Tn/2 की वैल्यू पता होना चाहिए. यू नीड टू कंप्यूट दिस वन. सो लेट्स कंप्यूट Tn/2. Tn/2 हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू n/2 अगर रख देंगे तो हमें Tn/2 मिल जाता है. ओके, सो Tn/2 कैसे कंप्यूट करेंगे? पुट n इक्वल n/2, इक्वल सिंबल मत लगाइए, n की जगह पे n/2 हम रख देते हैं इन 1. तो 1 में अब n की जगह पे आप n/2 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहां हो गया Tn/2 इक्वल्स 2 t, और जैसे ही n की जगह पे n/2 रखा तो 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा n/4. मैं जानबूझ के n/4 को मैं 2 की पावर में लिख रहा हूं. ओके, प्लस कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, यहां पर n की जगह पे क्या आ जाएगा n/2 प्लस इस कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं है. आप अगर हमें और चीज अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो हमें θ1 को एक कांस्टेंट ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं और इसे ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है और सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो नाउ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में Tn/2 की वैल्यू है, तो अब हम ये जो वैल्यू है इसे यहां पुट कर सकते हैं. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. So put value of Tn/2 in equation 1. Now जब आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Tn इक्वल टू 2, इस जगह पे ये वैल्यू पूरी पुट कर देनी है. दैट मीन्स 2t n/2 का स्क्वायर प्लस Cn/2 प्लस C0. ये तो हो गया इस जगह की वैल्यू, इस जगह पर मैंने Tn/2 की वैल्यू पुट कर दी एंड देन Cn प्लस C0. नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ. सो 2 × 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर t n/2 स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका Cn प्लस 2C0 प्लस Cn प्लस C0.
ओके सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया। C0 plus Cn plus C0। नाउ थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी हैव नाउ 2 की पावर स्क्वायर टी एन अपॉन 2 की पावर स्क्वायर, इसे आप 4 भी लिख सकते हैं, प्लस ये Cn कितना हो गया, 2Cn प्लस 3C0, है ना। तो ये अब हमारा नया Tn का वैल्यू है एंड वी कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन अभी भी हम देख रहे हैं हमें रिकरेंस रिलेशन ही मिल रहा है जो नाउ अब ये जो Tn है ये किस पर डिपेंड कर रहा है अपने सॉल्यूशन के, Tn/4 पर। नाउ तो अब हमें जब तक Tn की वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक हम इसमें Tn/4 की वैल्यू पुट अप करके सॉल्व ना कर लें। तो लेट्स कंप्यूट वैल्यू ऑफ Tn/4। नाउ again put n equal to 4 in equation 1 in place of n की जगह पे n/4 रख देंगे आप, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो रखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 में आप n की जगह पे n/4 रखेंगे, देन यू विल गेट T n/4 equals यहाँ पे आएगा 2T। n की जगह पे आपको क्या रखना है, n/4 है ना। n की जगह पे यहाँ n/4 रखना है, तो आपका n/8 आ जाएगा, दैट मीन्स n/2 की पावर 3, n/2 की पावर 3 प्लस देन आपका Cn था, तो Cn की जगह पे n/4 रखना है आपको, प्लस C0। ओके, यहाँ पे हमने n/4 रख दिया, यहाँ C0 रख दिया। सो ये जो इक्वेशन है आपकी, यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 4, जो कि आपको n/4 की वैल्यू दे रही है। नाउ n/4 की ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो बाय इक्वेशन 3 and 4, तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देते हैं। देन Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Tn इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर बाहर रहेगा, यहाँ आ जाएगा 2Tn अपॉन 2 की पावर 3 प्लस Tn अपॉन 2 स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, C0 प्लस बाहर रहे आपका 2Cn प्लस 3C0। सॉल्व कर लीजिए इसको फर्दर, 2 की पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा Tn अपॉन 2 की पावर 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक Cn बढ़ेगा और एक Cn जोड़ करके इसमें ये हो जाएगा आपका 3Cn प्लस ये हो जाएगा 4C0 और 3 जोड़ेंगे तो 7C0। ये आपका आ गया Tn का जो ना एक और स्टेप आगे हम इक्वेशन में चले गए। स्टिल आप देख रहे हैं Tn तब तक सॉल्व नहीं होगा जब आपको Tn 2 की पावर 3 नहीं पता होगी। तो हम फिर कैसे अगेन क्या करेंगे, Tn 2 की पावर बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड देन अगेन पुट n to the power 3 in place
ऑफ n इन 1, तो आपको क्या मिलेगा? tn की पावर tn अपॉन 2 की पावर 3 इक्वल टू अब आ जाएगा आपका 2 t n अपॉन यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा सी एन अपॉन 2 की पावर 3 प्लस C0, यू कैन कॉल इट 5, है ना? सॉरी, इसको हम 5 बोलते हैं एंड लेट्स कॉल इट 6. ओके, नाउ ये आप जो वैल्यू है इसकी जगह पे रख सकते हैं एंड जैसा आप ये रखेंगे देन आपको मिलेगी वैल्यू Tn इक्वल टू, लेट मी डायरेक्टली राइट नाउ द वैल्यू, 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका Tn अपॉन 2 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4Cn प्लस ये कितना आएगा? अब की बार आएगा आपका 9, कितना C0 हो जाएगा? 8Cn, 8C0 और आएगा तो आपका 8 और 7 15 C0 हो जाएगा, 8 C0 आएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका बाहर जो 2 की पावर 8 3 है ना, तो 8 होगा तो C0 मल्टीप्लाई होगा अगेन यहाँ से, जब आप इसी वैल्यू पुट करोगे ना वापस, तो यहाँ 2 की पावर 3 है तो 8 का C0 मल्टीप्लाई होगा तो 8 C0 आएगा और आपका 7 C0 ऑलरेडी था तो यू हैव 15 C0, है ना? तो नाउ आप देख सकते हैं यू मे बी एबल टू सी ए पैटर्न, ये पैटर्न जो है ना इसी तरीके से चलता जाएगा. क्या पैटर्न है? अब आप अगर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे देन एक टाइम पर आपकी जो वैल्यू है Tn कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ आ जाएगा. अब n की यहाँ ये पावर बढ़ती चली जा रही है ना, तो अल्टीमेटली एक जगह पर 2 की पावर m भी आएगा एंड t n अपॉन 2 की पावर m प्लस ये 4 की जगह पे m आता जा रहा है सब जगह, देन यहाँ आ जाएगा m c n प्लस ये कितना है 2 की पावर 4 15 आ रहा है ना, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 है ना, इसका मतलब 2 की पावर m माइनस 1 C0. ओके, इस प्रोसेस को आप ऐसे ही जब चलाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तब, ठीक है ना? अल्टीमेटली आप देखेंगे हर स्टेप में m हाफ होता जा रहा है और अल्टीमेटली एक जगह पर एक्चुअली क्या होगा n अपॉन 2 की पावर m मतलब आ जाएगा, इसका मतलब है 1 आ जाएगा. आपको मालूम है कि n अपॉन 2 की पावर m क्या है? सिंस n इक्वल टू क्या है 2 की पावर m, दिस इंप्लाइज n अपॉन 2 की पावर m इक्वल टू 1. और आपको मालूम है जब t1 है, मतलब t1 का मतलब जब इनपुट साइज 1 है तब टाइम कितना है? कांस्टेंट टाइम, एक c कांस्टेंट टाइम लगता है. और यू कैन कॉल आपको याद होगा मैंने इक्वेशन में जो लिखा हुआ था वो θ1 लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं t1, जब n की वैल्यू 1 है मतलब t1 है तब आंसर आपका θ1, θ1 मतलब सम कांस्टेंट, सो यू कैन कॉल दिस कांस्टेंट एज C0. तो θ1 t1 इक्वल टू θ1 इक्वल टू C0, हम सेम ले रहे हैं ना, θ1 के लिए कांस्टेंट C0 ले रहे हैं, तो दैट C0. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए. आपको मालूम है कि 2 की पावर m कितना है? n, then so now अच्छा, और इसको हम थोड़ा सा एक चीज और निकाल लेते हैं, हमें इस जगह पे m की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ पर. तो जब m, सिंस वी हैव n इक्वल टू 2 की पावर m, तो m की वैल्यू क्या होगी? दोनों साइड लॉग ले लीजिए m निकालने के लिए. तो जब m लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू लॉग बेस 2n, ठीक है?
ये आ जाएगी। m की वैल्यू क्या है, log n, बेस 2 है ना, 2 की पावर में था इसलिए बेस 2 आएगा। समझ गए ना इसको, ये क्या किया है मैंने, लॉग ले लिया है बेस 2 पर, बेस 2 पर लॉग लिया हुआ है। लेट मी सेव इट, अदरवाइज कुछ बाद में इशू होगा तो करोगे। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब इसमें प्रॉपर वैल्यूज पुट करिए, Tn इक्वल्स 2 की पावर m कितना है, n इनटू ये कितना है T1, और T1 की वैल्यू क्या है, C0 कांस्टेंट, हमने फिक्स कांस्टेंट C0 लिया है, प्लस MCn, C हमारा कांस्टेंट है, m की वैल्यू कितनी है, तो हम n को आगे कर दें और ऐसे लिख दूं मैं, अगर Cn log 2 n, ओके। ये मैंने क्या कर दिया, m की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, प्लस ये कितना है 2 की पावर m-1 कितना होगा, n-1 इंटू C0, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये दोनों जोड़ करके n C0 हो जाएगा, ये हो गया Cn log n प्लस n C0, दिस इज द इक्वेशन फॉर Tn। और ये एक पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन है, दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक यू कैन से दैट इट इज ए बाउंडेड फंक्शन। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं Tn इक्वल टू थीटा n log 2n। हम ये कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर देते हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को जरूरत नहीं है थीटा लगा देने पर, ठीक है। और स्मॉलर टर्म का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि तो इसमें लार्जर टर्म n log n है, तो हम केवल लार्जर टर्म ले लेते हैं थीटा में। आप चाहें तो इसे डेफिनेशन जो है ना उसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, लोअर बाउंड अपर बाउंड दिखा दीजिए एंड देन यू कैन राइट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली राइट करिए, ओके। सो इससे प्रूव होता है कि आपके जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, दिस इज द प्रूफ। देयर आर सम अदर वेज टू प्रूव दिस आल्सो, एक ट्री बेस्ड मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसे पढ़ लें, मैं उसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। इस एंड ये मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे भी हम कर सकते हैं, एंड वी विल आल्सो प्रूव दिस यूजिंग मास्टर थ्योरम आल्सो। मास्टर थ्योरम से भी आप इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मास्टर थ्योरम में हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधे सीधा मास्टर थ्योरम में तीन केसेस होते हैं, और आपको सिर्फ केस आइडेंटिफाई करना है कि इस इक्वेशन के लिए कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, और फिर आप आराम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मास्टर थ्योरम, ओके। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं है डाउट, ओके। तो नाउ मैं थोड़ा सा बाइनरी सर्च की तरफ जाना चाहता हूँ। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आप लोग सब जानते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या करती है, आपको एक सॉर्टेड अगर लिस्ट दी हुई है तो आप उस सॉर्टेड लिस्ट में एक गिवन आइटम को बहुत तेजी से सर्च कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास एक सॉर्टेड सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और आपको आइटम लेट से A के सर्च करना है इस सीक्वेंस में कि A के कहाँ है, ओके। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, है ना, एक मिड पॉइंट निकालते हैं इस एरे लिस्ट का। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एरे का लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो भी होगा, सो सपोज L इज द लोअर बाउंड एंड B इज द अपर बाउंड, तो L प्लस B डिवाइड बाई 2 करते हैं। आप सील वैल्यू ले लीजिए या फ्लोर ले लीजिए, और इससे आपको Q मिल जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा Q, वो इस एरे का मिड पॉइंट होगा, और आपके इस एरे को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है।
तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्यू आइटम से पहले सीधे एक को कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या हमें आइटम मिल गया या नहीं मिल गया। तो अगर ये आइटम हमें मिल गया तो हम इस लोकेशन क्यू को रिटर्न कर देते हैं और एल्गोरिथम का काम कंप्लीट हो जाता है, सर्च इज सक्सेसफुल। अगर आइटम नहीं मिला तो अब हम देखते हैं कि ये जो इस जगह पर जो आइटम है, लेट्स से एरे, जो ये एरे ए है, तो ए क्यू पर जो आइटम है उससे हम ए के को कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या ए के ए क्यू से छोटा है। अगर छोटा है तो हम इस पार्ट में कंपेयर करेंगे, कहां से कहां तक, A1 से AQ-1 तक। दैट मीन्स A1, इसको अगर हम इंडेक्स 0 से मान लें तो कैपिटल A1 से लेकर के जो AQ-1 यहां तक का जो हमारा एरे है एलिमेंट्स का, इसमें सब सर्च करेंगे और राइट वाले पार्ट को भूल जाते हैं, है ना। अगर आपका आइटम ए के जो है ए क्यू जो मिड पॉइंट है उससे लार्जर है तो फिर हम क्या करते हैं, कहां से कहां के बीच में सर्च करते हैं। मैं अब इस बार करेक्ट नोटेशन लिख रहा हूं, AQ+1 से लेकर के ए, लेट्स से ये अपर बाउंड बी था, तो बी तक, यहां तक लोअर बाउंड हमने एल लिया था तो लेट्स टेक इट एल। ओके, तो जो राइट पार्ट है दिस इज द राइट हाफ, तो राइट हाफ में कंपेयर करने सर्च करने जाते हैं। एंड ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक वो जो एलिमेंट है वो इक्वल टू हो जाए, जब तक हमें आइटम नहीं मिल जाए। और अगर आइटम नहीं मिले तो वो सर्च में उस एरे में नहीं है। मिड पॉइंट हमारा लोअर बाउंड से कम हो जाए या अपर बाउंड से ज्यादा हो, अपर बाउंड से ज्यादा हो जाए तब हम रुक जाते हैं। ओके, सो ये आपकी बाइनरी सर्च की कंडीशन है। आई विल नॉट डिस्कस द एल्गोरिथम, इससे ज्यादा एल्गोरिथम का और उसका सूडो कोड डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों से अब किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल सकती है आपको बुक, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लिखना है और उसको समझना है। मैं सिर्फ उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसके बेस पर नाउ अगेन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी आपकी डिवाइड एंड कन्क्वायर बेस्ड एल्गोरिथम है। ओके, डिवाइड एंड कन्क्वायर बेस्ड कैसे है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं। कन्क्वायर कैसे कर रहे हैं, आप पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, फिर मिड पॉइंट पर जाते हैं और देखते हैं कि आपको आइटम मिला या नहीं मिला। इसमें कंबाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट कंबाइंड स्टेप का कोई भी टाइम नहीं है इसमें। सो अल्टीमेटली आपको जो टाइम टेक लगने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा, Tn इक्वल टू, एक तो है कांस्टेंट टाइम लगेगा अगर एक ही आइटम है तो if n इक्वल टू 1, है ना। if n इक्वल टू 1 the algorithm will take constant time, ठीक है। अदरवाइज डिवाइड करने में टाइम कितना लगने वाला है, कांस्टेंट टाइम, तो वो भी θ1 होगा। इसके बाद जो आप जब प्रॉब्लम को क्या करते हो, हाफ प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास एक्चुअली 2 सब प्रॉब्लम बनती हैं, लेकिन आप एक प्रॉब्लम को डिस्कार्ड कर देते हो, केवल एक पर फोकस करते हो। तो अगर मान लीजिए ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज n था, तो जो नई सब प्रॉब्लम जिसे आपको टैकल करना है उसका साइज क्या होगा, n/2, है ना, रफली। तो जाना कि हालांकि उसमें सीलिंग या फ्लोर फंक्शन लेना है, लेकिन हम रफली फिर भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको सीधा सीधा n/2 लिख रहा हूं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा। तो हमें एक रिकरेंस रिलेशन मिल गया, Tn इक्वल टू Tn/2 प्लस θ1 if n greater than 1, ओके। और सिंपली नाउ इस इक्वेशन में एक्चुअली क्या है कि ये Tn जो है ना, रिकरेंस रिलेशन कैसा है, Tn आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू 2Tn/2 प्लस θ1 को सीधा सीधा एक कांस्टेंट लिख दीजिए, C0 या C, जो भी आपको लिखना है, ओके। n greater than 1,
बेस कंडीशन क्या होगी इसमें? जो इतने भी रिकरेंस रिलेशन होते हैं उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है या बेस कंडीशन होती है, बेस केस होता है, वो है T1 equals T1 equals let's say C0. ओके, तो आपको T1 पर रुक जाना है, इससे आगे फर्दर रिकर्स नहीं करता ये एल्गोरिथम आपने। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दिस वन। ठीक है, तो अगर आपको ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा तो उसी को देख करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करिए। ओके, हो जाएगा। गुड। सो आज मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का डिस्कशन मैं यहीं क्लोज करता हूं। तो अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका क्विक सॉर्ट। ये मैं आपको पीडीएफ के तौर पर भेज दूंगा। क्विक सॉर्ट सब आई होप ज्यादातर लोग, काफी लोगों ने पढ़ी होगी। अरे ये क्या है डाउनलोड्स में? 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम आपकी अगेन एक और डिवाइड एंड कन्क्वर बेस्ड अप्रोच बेस्ड एल्गोरिथम है। इससे पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम देख चुके हैं जो कि डिवाइड एंड कन्क्वर बेस्ड अप्रोच पर बेस्ड थी। क्विकसॉर्ट एक दूसरी एल्गोरिथम है जो कि अगेन डिवाइड एंड कन्क्वर बेस्ड अप्रोच पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड एंड कन्क्वर अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। नो, अप्रोच डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली उस अप्रोच को यूज करने का तरीका अलग है। तो जैसे आपने मर्ज सॉर्ट में देखा था कि मर्ज सॉर्ट क्या करती है कि आपकी जो लिस्ट है जो आपने सॉर्ट करने के लिए दी हुई है वो उसे मिडिल से डिवाइड करती है ना। सीधा सीधा लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेती है और उनका मिड पॉइंट निकाल करके वहां से डिवाइड करके
और फिर इंडिविजुअल जो पार्ट सब प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको फर्दर वो डिवाइड करती है रिकर्सिवली, एंड जब रिकर्सिवली वो डिवाइड हो जाती है देन उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन को मर्ज प्रोसीजर की मदद से कंबाइन करती है. ओके, नाउ डिवाइड एंड कनक्वर अप्रोच को क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करती है. ओके, वी विल सी दैट कैसे अप्लाई करती है. तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का कि ये कैसे डेवलप हुई एंड ऑल दैट. तो क्विकसॉर्ट जो है, दिस एल्गोरिथम बाय डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट A.R. Hoare in 1959 एंड लेकिन उन्होंने इमीडिएटली इस एल्गोरिथम को पब्लिश नहीं किया. एंड ही पब्लिश्ड दिस एल्गोरिथम इन 1961 आफ्टर 2 years. ओके, यू कैन सी दैट. एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस में एंड बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, जो कि मर्ज सॉर्ट के बराबर है. लेकिन मर्ज सॉर्ट से वर्स्ट केस में ये पुअरली परफॉर्म करती है. दैट मींस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है. ओके, हालांकि वर्स्ट केस जो है ना बहुत रेयर केसेस में ऑकर होगा. वी विल सी दैट कि वर्स्ट केस कब ऑकर होता है, बट जब भी वर्स्ट केस ऑकर होगा आपकी मर्ज क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाती है. एंड जहां पर अगर आप मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट की तीनों केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है. तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर देखें तो मर्ज सॉर्ट की भी n log n है और क्विकसॉर्ट की भी n log n है. ठीक है, एक्सेप्ट वर्स्ट केस. तो थोड़ी देर के लिए हम वर्स्ट केस को बाहर कर दें, तब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है या एनीबडी विल आस्क यू कि मर्ज सॉर्ट और क्विकसॉर्ट में कौन सी एल्गोरिथम बेटर है. तो इसका आंसर है कि क्विकसॉर्ट इज बेटर एल्गोरिथम इन कंपैरिजन टू मर्ज सॉर्ट. नाउ इसके पीछे रीजन ये है कि जो क्विकसॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है n log n, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है, आपको याद होगा कि जब हम थीटा या कोई भी बिग ओ नोटेशन असिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं तो हम कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं, है ना. क्योंकि हम कहते हैं कि कांस्टेंट डजंट मैटर फॉर अस बिकॉज इट इज ए मशीन डिपेंडेंट पैरामीटर और इट एक्चुअली डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज. ये कांस्टेंट है, मशीन के लिए अलग अलग हो सकता है बट देयर विल बी सम कांस्टेंट. लेकिन ये जो कांस्टेंट है क्विकसॉर्ट के केस में मर्ज सॉर्ट के कंपैरिजन में ये कांस्टेंट काफी स्मॉल होता है. ठीक है, तो जो कांस्टेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट है वो मर्ज सॉर्ट में ज्यादा है क्विकसॉर्ट के कंपैरिजन में. सो इसीलिए क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम इज मोर बेटर एल्गोरिथम और इसलिए कई सारे एप्लीकेशंस में क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम वाइडली यूज्ड होती है. ओके, हालांकि क्विकसॉर्ट के साथ एक ड्रॉबैक है कि इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है. तो इसके लिए भी हमारे पास कई क्विकसॉर्ट के वेरिएशंस हैं, मॉडिफिकेशंस लेटर पीपल हैव डन विद द क्विकसॉर्ट, जिसकी में हम एवरेज केस और ऑल केसेस में हम n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर लेते हैं. ठीक है, बहुत माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ हम ये काम कर लेते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के कंपैरिजन में क्विकसॉर्ट इज मोर फास्टर एल्गोरिथम. That's why we use quicksort algorithm in many applications. Okay. Now let's see कि quicksort algorithm कैसे आपके डिवाइड एंड कनक्वर अप्रोच अप्लाई करती है. तो सबसे पहले क्विकसॉर्ट क्या करती है, एक प्रोसीजर इस्तेमाल करती है जिसका नाम है पार्टीशन. तो पार्टीशन प्रोसीजर का काम है कि एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, जिसे हम कई बार जैसे हम पिवोट एलिमेंट भी बोलते हैं. क्विकसॉर्ट में एक टर्म आती है पिवोट एलिमेंट. तो क्विकसॉर्ट में आपकी पार्टीशनिंग जो प्रोसीजर है, इट इज अ सब प्रोसीजर टू द क्विकसॉर्ट, जिसका काम है पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना. नाउ पिवोट एलिमेंट एक खास तरीके का एलिमेंट है. ठीक है, नाउ इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स से AQ इज द पिवोट एलिमेंट इन एन एरे जिसका जो AP से शुरू होती है, AP देन आगे AP+1 देन AQ देन AQ+1 and then AR, assuming that P is the lower bound and R is the upper bound. So suppose that AQ is the pivot element. तो pivot element की प्रॉपर्टी है कि pivot element के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे all will be smaller. ठीक है, so
ऑल एलिमेंट्स विल बी लेस देन और इक्वल टू पिवोट एलिमेंट, और पिवोट के इस साइड के सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे। ओके, तो आपकी जो पार्टीशनिंग प्रोसीजर है, इसका काम है ये पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना। ओके, और यू कैन से दैट कि ये एक एलिमेंट चुनती है जिसे हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं, और ये उसे उसकी फाइनल पोजीशन सॉर्टेड एरे में जो होना चाहिए वहां भेज देती है। और जब एलिमेंट अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता है AQ, तब जब पार्टीशन प्रोसीजर एंड होगी तो फॉलोइंग फैक्ट विल बी ट्रू कि AQ के लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स AQ से छोटे होंगे और AQ के राइट में सारे एलिमेंट AQ से बड़े होंगे। तो AQ की ये पोजीशन है फिक्स हो जाती है एंड वी कॉल इट पिवोट एलिमेंट, और यहीं से हम अपनी जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसको पार्टीशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड होकर के क्या हो जाएगी, A से लेकर के P से लेकर के एंड सो ऑन AQ-1। एक सब प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी, यू कैन सी दैट हियर। तो अगर APR आपकी एक प्रॉब्लम थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम, तो आपने उसे क्या कर दिया, एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। जो प्रॉब्लम है AP से लेकर के Q-1 तक, तो ये हो गया आपका लेफ्ट सब एरे। ओके, एंड AQ+1 to R, दैट इज द राइट सब एरे। नाउ देख रहे हैं हम इस सॉर्टेड सीक्वेंस में AP की बात, AQ को नहीं रख रहे हैं, तो AQ के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेफ्ट एरे है, इसे अलग से सॉल्व करेंगे, राइट एरे अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपकी जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम है वो क्या करती है, पार्टीशनिंग प्रोसीजर को इस्तेमाल करती है, और पार्टीशनिंग प्रोसीजर क्या करती है, आपका जो एरे है उसे पार्टीशन कर देती है। और किस तरीके से पार्टीशन करती है, वो एक पिवोट एलिमेंट चुनती है, उसे उसकी अपनी सॉर्टेड सीक्वेंस में करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देती है। और वो करेक्ट पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि AQ के लेफ्ट में सारे एलिमेंट स्मॉल होंगे AQ से, और AQ के राइट में सारे एलिमेंट AQ से ग्रेटर होंगे। ओके, और जब ये प्रोसीजर एंड होती है तो फाइनली आपको दो सब एरे मिलेंगे, एक AQ के लेफ्ट में और एक AQ के राइट में। तो AQ के लेफ्ट वाला सब एरे है वो होता है AP से लेकर के Q-1 तक, और राइट में होगा AQ+1 से R तक। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स अब नेक्स्ट राउंड में कितने बचेंगे, N-1, क्योंकि हम AQ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो N-1 एरे है, एरे का साइज हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में, जिसे अब हम आगे फर्दर सॉर्ट करेंगे। ठीक है, और यहीं से हमारा पार्टीशनिंग शुरू होता है। ओके, सो दिस इज हाउ योर पार्टीशनिंग प्रोसीजर विल बी डन। नाउ पार्टीशनिंग होने के बाद, जब आपकी पार्टीशनिंग हो गई, तो पार्टीशनिंग के बाद आपका काम क्या है कि जो दो सॉर्टेड एरे, दो सब एरे मिले हैं, ध्यान रखना ये सॉर्टेड नहीं है। मर्ज सॉर्ट में हमें सॉर्टेड मिलते हैं, बट दीज आर नॉट सॉर्टेड एरेज। ये प्रॉपर्टी जरूर है कि ये AP में इस सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो AQ से छोटे हैं, और इसमें सारे एलिमेंट्स AQ से बड़े हैं, बट ये इंडिविजुअली सॉर्टेड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, रिकर्सिवली एक एक करके इस पर भी क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे और इस पर भी क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे। दैट मीन्स इसे भी हम ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स अगेन पार्टीशन प्रोसीजर इस पर रन करेंगे और फिर इसे भी पार्टीशन करेंगे, एंड वी विल डू द पार्टीशन अंटिल दिस एरे बिकम्स ए ट्रिवियल एरे, जिसे आसानी से हम सॉल्व कर पाए। एंड सिमिलरली हम इस एरे पर भी पार्टीशनिंग प्रोसीजर को रिकर्सिवली रन करेंगे, पार्टीशन करेंगे इसे रिकर्सिवली, कब तक, जब तक कि ये ट्रिवियल टू सॉल्व ना हो जाए। ओके, एंड देन कंक्वेर प्रोसेस में ही आपके जो एरे है, इस पूरी ड्यूरेशन में पार्टीशनिंग एलिमेंट को अपनी अपनी राइट पोजीशन पर भेजने पर, क्योंकि हम पार्टीशनिंग पोजीशन में क्या कर रहे हैं, जब एक बार हम पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करते हैं तो एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। जैसे AQ अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया, फिर अगले राउंड में एक और एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और इस तरीके से अल्टीमेटली कंक्वेर स्टेप में ही आपका पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। कंबाइंड स्टेप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कंबाइंड स्टेप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन दो स्टेप्स हैं आपके, डिवाइड एंड कंक्वेर। और कंक्वेर में भी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कंक्वेर में हम डिवाइड को ऐसे कॉल कर रहे हैं कि एक एक करके, कंक्वेर स्टेप में पार्टीशन को बार बार कॉल करते जाते हैं, और पार्टीशन डिवाइड भी करती है और साथ में एक एलिमेंट को सॉर्ट भी करते जाते हैं एक एक करके। ओके, सो दैट्स व्हाई पार्टीशनिंग इज द मेन प्रोसीजर इन द क्विकसॉर्ट। ठीक है, दिस वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है।
वी विल टेक सम एग्जांपल्स, तो आपको और डिटेल में डिटेल आपको मिल पाएगी. So let's talk about the procedure that is quick sort procedure. तो क्विक सॉर्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है. आपको 3 आर्गुमेंट आपको एल्गोरिथम को पास करने हैं. ए इज द लिस्ट जिसको सॉर्ट करना है आपको. तो अगर हम जनरली हम सी की कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो वी विल कॉल इट एरे. तो ए एक एरे है जिसमें कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स आपके पास है. लेट्स अज्यूम देम दे आर इंटीजर्स हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, और अज्यूमिंग दैट के हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. पी आपका लोअर बाउंड हो गया, दिस इज द लोअर बाउंड. एंड आर इज द अपर बाउंड. अगेन आप देख सकते हैं क्विक सॉर्ट की तरह, मर्ज सॉर्ट की तरह यहाँ भी कंडीशन है कि P इज लेस देन R. जब P इज लेस देन R है, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स आपके लिस्ट में अगर हैं तो हम मानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल है. और जब P इज लेस देन R नहीं है, दैट मीन्स P इक्वल टू R है, तो पार्टीशनिंग नहीं करनी है. तो जब तक आपके एरे में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, जब भी किसी सब प्रॉब्लम में 2 एलिमेंट्स हैं, आपको पार्टीशन को मतलब रिकर्सन करना है आपको. तो रिकर्सन जब हम कर रहे हैं तो हम क्या रहे हैं, जब P लेस देन R है तो पहले हम पार्टीशन कर रहे हैं. तो पार्टीशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं. पार्टीशन प्रोसीजर को हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, A, P एंड R. नाउ जब पार्टीशन प्रोसीजर रन होगी तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगी, P से R के बीच में एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करेगी जो होगा Q. तो Q P और R के बीच का, इट मे बी P, इट मे बी R ऑल्सो, और इनके बीच में कोई एक नंबर होगा, इंडेक्स होगा एक्चुअली. तो P R, तो ये Q की वैल्यू है या तो P होगी या R होगी या इनके बीच का कोई इंडेक्स होगा, और ये इंडेक्स आपको मिल जाएगा. और जब जो इंडेक्स मिला है, इस इंडेक्स पर जो भी नंबर होगा वो एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि उस एलिमेंट के लेफ्ट में, दैट मीन्स AQ के लेफ्ट में सारे एलिमेंट AQ से स्मॉल होंगे. तो जो लेट्स से ऑल xi हैं जो कि AQ के लेफ्ट में है, तो ऑल xi विल बी लेस देन और इक्वल टू AQ. और अगर AQ के राइट में लेट्स से yi है, तो ऑल yi विल बी ग्रेटर देन AQ. दैट मीन्स AQ विल बी लेस देन और इक्वल टू ऑल yi. तो इस तरीके से AQ एक अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है पार्टीशन के बाद. ओके, अब पार्टीशन के बाद आपके पास 2 सब एरे बचेंगे. एक P से Q-1 तक का होगा. तो इसके लिए अब ये प्रॉब्लम आपकी जो है, जिसे आपको सॉर्ट आउट करना है इस सब प्रॉब्लम को, तो इसके लिए आपने क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल कर दिया रिकर्सिवली. दैट मीन्स आपने इसे एक सिंगल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया और अगेन क्विक सॉर्ट को पास कर दिया. अब क्विक सॉर्ट इस पर रिकर्सन के थ्रू इसे सॉल्व करेगी. सिमिलरली अब जो राइट पार्ट बचा है, दैट मीन्स राइट पार्ट कौन सा है, AQ+1. एरे का जो राइट पार्ट है AQ+1 से लेकर के AR तक. अरे ऐसे यार लिख देते हैं. इस पार्ट को रिकर्स करेंगे एंड इस प्रोसीजर के थ्रू इस तरीके से आपके जो फाइनल एरे जब वो क्विक सॉर्ट के टर्मिनेशन पर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अभी हो सकता है आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी हम केवल कॉन्सेप्ट लेवल पर बात कर रहे हैं. नाउ दिस इज योर पार्टीशन प्रोसीजर जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो आपकी पार्टीशन प्रोसीजर है, इसका दिस इज द मेन प्रोसीजर एक्चुअली, जिसका काम है आपके पूरे एरे को सॉर्ट करना. ओ ये आपकी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इसी प्रोसीजर को कॉल करती है बार बार. और ये जब भी कॉल ये प्रोसीजर जब एक बार काम अपना कंप्लीट करके रुकती है तो ये एक एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देती है और उसका इंडेक्स आपको लौटा देती है. और फिर वहां से आप इसे डिवाइड करके फिर से पार्टीशन करना शुरू कर देते हो. ओके, तो नाउ वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि ये जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या जो आपके कोरमैन की बुक में दी हुई है, ये ओरिजिनल पार्टीशन एल्गोरिथम नहीं है. तो ओरिजिनल पार्टीशन एल्गोरिथम से मतलब मेरा है कि जो क्विक सॉर्ट के डेवलपर थे जो होर, उन्होंने जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम दी थी वो इससे डिफरेंट है. दैट इज नॉट द एक्चुअल एल्गोरिथम बट वी विल डिस्कस दिस एल्गोरिथम ओनली. ओके, उसका सोर्स कोड आपकी बुक में अवेलेबल
है, आप चाहें तो उस एल्गोरिथम को भी देख सकते हैं। So let's talk about this algorithm. First let me brief you this about the pseudocode, then हम एक एग्जांपल लेकर के इसको करने की कोशिश करेंगे। तो पार्टीशन प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम एक एलिमेंट लेंगे x और we will assume that this x is our pivot element actually, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम सीधा सीधा क्या करते हैं, पिवोट के तौर पर सीधा एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसे पिकअप कर लेते हैं। दैट मींस AR को हमने x में कॉपी कर लिया एंड देन एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया i इक्वल टू p-1 एंड देन वी विल गो थ्रू द लूप, p से r-1 तक लूप चलाएंगे और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि aj whenever if aj is less than or equal to x, aj मतलब एरे का इनिशियल से हम ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन से लेते हुए चलेंगे और देखते जाएंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट हमें x से छोटा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे ai से एक्सचेंज करते जाएंगे। नाउ ai एक इंडेक्स है इसका। सो ये जो प्रोसीजर है इसका काम क्या है एक्चुअली, जब भी आपको x से छोटा एलिमेंट मिलेगा हम उसे x के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते चले जाएंगे, मतलब उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या कर रही है, एरे जो आपका है उसे लेफ्ट से राइट तक स्कैन कर रही है, जो भी एरे होगा उसे लेफ्ट से राइट तक स्कैन कर रही है और स्कैन करने के दौरान जब भी इसे x से स्मॉल एलिमेंट मिलेगा ये उसे अपने लेफ्ट साइड में पुट कर देती है, रख देती है। ओके, और एलिमेंट को कहाँ रखा गया है वो आई आपको बताता है, ठीक है। तो आई वो ट्रैक करने के लिए कि हमने कौन किन किन जगह पर छोटे एलिमेंट्स पुट किए हैं, तो अगला आइटम कहाँ रखना है वो आपको आई बताता है, आई जो इंडेक्स होगा ये बताएगा। ओके, एंड हम राइट साइड तक बढ़ते चले जाते हैं और ये रुकेंगे कब, जब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पर एरे के पहुंच जाएंगे। और जब सेकंड लास्ट एलिमेंट पर जब पहुंच जाएंगे तो आई की हमारा जो लास्ट एलिमेंट है दैट मीन्स एक्स जो था, एक्स को हम ai+1 से एक्सचेंज कर देंगे और अल्टीमेटली एक्स जो आपका है ai+1 पोजीशन पर आ जाएगा, जो पिवोट एलिमेंट है ai+1 पोजीशन पर आ जाएगा। और आपको मालूम है a1 से लेकर के ai तक जो भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या थे, एक्स से छोटे थे। क्यों है छोटे, क्योंकि हम ऊपर यही काम कर रहे थे कि एक्स से जितने भी छोटे एलिमेंट मिल रहे थे हम उन्हें लेफ्ट साइड में रखते चले जा रहे थे। पहला एलिमेंट जो मिला होगा छोटा हमने a1 पर रखा, फिर अगला छोटा x से एलिमेंट है उसे a2 पर रखा, फिर a3 एंड सो ऑन, और फिर सब जो लास्ट में आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिला था x से उसके राइट में हमने x को पुट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ ऐसा सीन बनेगा कि यहाँ x होगा और x के लेफ्ट में सारे एलिमेंट x से छोटे होंगे और इधर बच जाएंगे x से सारे बड़े एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पार्टीशनिंग प्रोसीजर टर्मिनेट होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन उस एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर होंगे। तो आई होप आई हैव सम ब्लैंक पेज हियर। ओके, हाँ ये है ब्लैंक पेज, या चलिए नहीं पहले लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एरे, ए इज सम एरे और हमारे पास एलिमेंट हैं और लेट्स से वी हैव 24, then 4, then 8, 13, 2, 7, 21 and 19। ओके, ये है आपका 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास p की वैल्यू हो गई 1, q कितना हो गया, सॉरी r इक्वल टू हो गया 8, r इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। नाउ जब आप पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करेंगे तो पार्टीशन को अपने क्या पैरामीटर्स दिए होंगे, पार्टीशन a p की वैल्यू 1,
r की वैल्यू 8। तो पार्टीशन को आपको याद होगा इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन में वो क्या करती है, सबसे पहले x नाम के वेरिएबल में ar कॉपी करती है। ar मतलब a8 मतलब 19, तो आपका x क्या हो गया, 19 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में एल्गोरिथम क्या करती है, एक इंडेक्स, एक वेरिएबल लेती है i, जिसे वो इनिशियलाइज कर रही है p-1, तो p-1 का मतलब हुआ 0। ठीक है, 0 क्यों है, क्योंकि अभी तक किसी भी एलिमेंट को इसने लेफ्ट साइड में x के नहीं रखा है, इवन x की भी फाइनल पोजीशन नहीं पता है। ओके, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि x की यही फाइनल पोजीशन थी, ये पिवोट एलिमेंट है, इससे सारी, इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट x से छोटे हैं। हालांकि अभी ये ट्रू नहीं है, लेकिन वी विल मेक इट ट्रू। तो अब हम क्या करते हैं, आपकी जो प्रोसीजर है वो क्या करती है, यहां से स्कैन करना शुरू करती है, j इक्वल टू 1 to लेकर 1 to 7 तक जाएगी, और क्या करेगी, फॉर लूप। यू कैन सी दैट, फॉर यू कैन कम टू द फॉर लूप। ये जो फॉर लूप है ये क्या कर रहा है, j इक्वल टू p to r-1, और इफ aj इज लेस देन x, अगर लेस देन और इक्वल टू x मिल रहा है तो i को इंक्रीज कर देना है और ai को aj से एक्सचेंज कर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से स्कैन करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे क्या, aj मतलब a1 लेस देन है हमारे x से, नहीं है, वी विल नॉट डू एनीथिंग, है ना। नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। अभी आपका i हमने चेंज नहीं किया, ध्यान i इक्वल टू 0 है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब आप जाते हैं नेक्स्ट इटरेशन में, तो आप देखेंगे a2 कितना है, 4, जो कि आपके x इक्वल टू 19 से स्मॉलर है, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो आपने क्या किया, i को इंक्रीज किया, तो i को इंक्रीज करने का मतलब हुआ 0 + 1, i बढ़ करके, तो i हो गया 1, और फिर आपने क्या कर लिया, ai और aj को एक्सचेंज कर दिया। तो ai और aj, j कितना है आपका 2, j 2 है, यहाँ पे j है आपका, और i अभी यहाँ है, तो आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। दैट मीन्स 24 यहाँ आ गया और आपका 4 यहाँ आ गया। ठीक है, एक्सचेंज हुआ इनके बीच में ऐसे। ओके, तो अभी आपके एल्गोरिथम मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपका j इक्वल टू 3 होगा, तो आप a3 मतलब 8 को कंपेयर कर रहे हैं 19 से, अगेन स्मॉलर है, तो आप पहले आप i को इंक्रीज करके 2 करते हैं। दैट मीन्स आपका i यहाँ आ गया, इस पोजीशन पर आप नंबर रखेंगे, i इक्वल टू 2 हो गया, और फिर क्या कर रहे हैं आप, aj मतलब a3 को a2 से एक्सचेंज कर देंगे, तो आपका 8 यहाँ मूव करके आ गया, तो 8 यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ चला गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूं ऐसे, तो आपका 4 8 10 24 यहाँ हो गया, 10 13 2 7 21 एंड 19, ये कुछ सिनेरियो होगा यहाँ तक। और आपका i की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स i इज पॉइंटिंग हियर, और j आपका 3 है। ठीक है, j वाज पॉइंटिंग हियर, लेकिन जब हम आगे इटरेशन में बढ़ेंगे तो j की वैल्यू 4 होगी। अब जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी, तो आप a4 को x से कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या a4 x से छोटा है क्या, तो a4 आपका है 13, अगेन 13 छोटा है, तो फिर आप क्या करेंगे, i को इंक्रीज कर देंगे। i को इंक्रीज करने का मतलब i बढ़ करके 3 हो गया 2 की जगह पे, इसका मतलब हम इसके एक्सचेंज करेंगे, और ये आपका j कितना है, 4 है ना, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो 13 आपका यहाँ आ गया और 24 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, एंड अगेन सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2 आएगा तो 2 को फिर एक्सचेंज कर देंगे आप, और 2 जो है 24 की जगह ले लेगा, और 24 फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा।
तो दैट मीन्स अब एरे आपका ये हो जाएगा 4 8 then 13 then 2 then 24 then 7 then 21 then 19 और फिर आप आगे चलेंगे तो 7 मिलेगा आपको और आपका P यहाँ रहा होगा क्योंकि आपने इससे एक्सचेंज किया था और जब 7 स्मॉलर मिला है आपको तो अगेन P I को इंक्रीज करेंगे, ये I है सॉरी, यहाँ I यहाँ पॉइंट कर रहा है और P आपका यहाँ पे था, तो अब आप एक्सचेंज करेंगे अगेन I को पहले इंक्रीज करेंगे तो I आपका यहाँ आ जाएगा और फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट राउंड में आप देखेंगे 21 लास्ट जब आएंगे तो 21 19 से बड़ा है तो आप कुछ नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास सिचुएशन क्या है, यू हैव 4 8 13 2 24 7 7 यहाँ है, then 24 then 21 then 19। अब आप देखते हैं I आपका कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो अब लास्ट स्टेप देखिए आप अब फाइनली x को क्या कर रहे हैं, I1 से एक्सचेंज कर देंगे I+1 से, तो I+1 मतलब ये 24, क्योंकि आपको मालूम है इनका इसी पोजीशन पे यहाँ तक सारे नंबर I तक हैं, AI ये सारे नंबर I इंडिकेट कर रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है I तक जितने भी नंबर हैं सब आपके पिवोट एलिमेंट से छोटे हैं। ये नंबर में भी हो भी नहीं होगा छोटा, तो आपने क्या कर दिया, अब इसे हटा करके x से एक्सचेंज कर दिया पिवोट एलिमेंट से, तो x आपका यहाँ आ गया, दैट मीन्स 19 यहाँ आ गया और 24 इसकी जगह पर चला गया। तो अल्टीमेटली इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो एरे है एंड देन 24 एंड जो पिवोट एलिमेंट है आपका x 19 था, ठीक है। तो आप x का जो भी इंडेक्स था इस जगह पर इंडेक्स है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो 6 रिटर्न करेगी, ठीक है। तो जो रिटर्न करके जा रही है वो वैल्यू वो है q = 6। और जैसे मैंने कहा कि जब पार्टीशन एल्गोरिथम कंप्लीट होती है तो जो पिवोट पोजीशन आपको देती है इसे हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं, तो पिवोट एलिमेंट आपका 19 है और आप देख सकते हैं 19 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 19 से छोटे हैं और 19 के राइट में सारे एलिमेंट 19 से बड़े हैं। तो अब आपकी जो एल्गोरिथम है वो पार्टीशन कैसे होगी, पार्टीशन कैसे बनेगा, अब आप इसके लिए मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे अलग से और इसके लिए क्विक सॉर्ट अलग से कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक सॉर्ट आप इसके लिए रिकर्सिवली कॉल करेंगे और एक बार इसके लिए करेंगे और अल्टीमेटली जब आपकी फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट होगी यू विल गेट ए सॉर्टेड एरे। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। नाउ आपके लिए होमवर्क है, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये मैंने एक इटरेशन आपको करके दिखाया है। ध्यान रखना इसमें ये जो एरे है एरे वहीं का वहीं रहता है, ये जो सॉर्टिंग हो रही है देखेंगे आप ये इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। तो आपकी जो सॉर्टिंग होती है दो तरीके की होती है, सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम है वो दो तरीके से काम करती है, इन प्लेस सॉर्टिंग और दूसरे को हम कुछ भी नाम तो स्टैंडर्ड नहीं है और यू कैन कॉल इट नॉन इन प्लेस सॉर्टिंग और आउट प्लेस सॉर्टिंग यू कैन से। तो इन प्लेस सॉर्टिंग क्या करते हैं, कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपका जो एरे है वहीं ये एरे एज इट इज रहेगा, नया एरे टेम्परेरी एरे नहीं लिया है, इसी एरे में वो सॉर्टिंग करती रहती है, एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते रहेगी। ओके बस वो लॉजिकली क्या करती है, आपको लग रहा है कि हम दो प्रॉब्लम पर अलग काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, लेकिन जब टारगेट एरिया आपका बदल गया है, ये एक टारगेट एरिया ये हो गया, एक टारगेट एरिया ये हो गया, एक्स अपनी पोजीशन पर है। ओके तो ये जो आपकी क्विक सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। तो मर्ज सॉर्ट पर इसका एक और एडवांटेज है, इसे एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको याद होगा मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट में हम इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं दो सॉर्ट, आपका एक ओरिजिनल एरे जैसे सॉर्ट करना था वो तो था ही था, फिर हम दो लेफ्ट और राइट नाम से एरे बनाते हैं, एलिमेंट्स को जिनको सॉर्ट करना है उन्हें यहाँ कॉपी करते हैं और फिर इनको मिले करके हम एक एरे में, दैट मीन्स इसी एरे में वापस सॉर्ट करके रखते हैं। सॉरी
तो आपकी जो मर्ज सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं है और इसको एडिशनल मेमोरी स्पेस चाहिए होता है ये जो टेम्परेरी एरे बनाने के लिए। और हर रिकर्सन में हर बार मर्ज प्रोसेस जब आप कॉल करेंगे तो ये दो एरे बनाती है टेम्परेरी और फिर सॉर्टिंग करती है। क्विक सॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, क्विक सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग करती है। मतलब जो एरे है आपका, जितना स्पेस एरे को मिला हुआ है उसी एरे को यूज करते हो वहीं की वहीं सॉर्टिंग करेगी। ओके, तो ये दूसरा एडवांटेज आपका क्विक सॉर्ट का। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल मेमोरी फॉर डूइंग इंटरचेंज ऑफ द एलिमेंट्स और लाइक दैट ऑपरेशन। ठीक है, ये सिर्फ इन प्लेस सॉर्टिंग करती है, जो ओरिजिनल एरे है वहीं स्टोर करती है। हालांकि कुछ टेम्परेरी में वेरिएबल्स बनाने के लिए तो मेमोरी लगती है, तो वो तो सारे एरेज सारी एल्गोरिथम्स को रिक्वायर्ड होती है, तो मुझसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जो एरेज हैं उनके एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अलग से मेमोरीज को रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई क्विक सॉर्ट इज ए इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज काफी टाइम हो गया, हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ये आपका काम है होमवर्क कि मैंने ये दो यहीं पे छोड़ दिया अभी इस प्रॉब्लम को। अब आपको इन दोनों के ऐसे ही रिकर्सिवली इनको सबको सॉल्व करना है, इसको रिकर्स करना है फिर इसको रिकर्स करना है, और आप देखेंगे जो आप अल्टीमेटली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक बार रिकर्सन करके दिखाया ना, सेम अब आपको इसके लिए करना है। दैट मीन्स अब आपका नया एरे ये हो जाएगा, AX आपका ये हो जाएगा पार्टीशनिंग एलिमेंट, और फिर इसको सॉर्ट करना है, इसे ही इसको सॉर्ट करना है, और अल्टीमेटली आप इस पूरे एरे को सॉर्ट कर पाएंगे। तो आपको इस काम को आगे बढ़ा करके कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपके दो होमवर्क हो गए आज के। एक इसको पूरा सॉर्ट करना है, मैंने केवल एक बार पार्टीशनिंग एल्गोरिथम दिखाई है रन करके। अब आपको क्या करना है, फर्दर इसमें आगे जाना है और इसको सॉर्ट करना है, फिर इसका पार्टीशन से और सब एरे बनेंगे, फिर उसको सॉर्ट करना है एंड सो ऑन, और फिर इसको भी सॉर्ट करना है, और अल्टीमेटली आपको फाइनल सॉल्यूशन बाद में मिल जाएगा जब सब सॉर्ट हो जाएंगे। तब ये पूरा करना है आपको इसको फर्दर। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई डाउट बचेगा तो मैं इस एग्जाम्पल को फिर से फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो करेंगे सॉर्ट, और फिर उसके बाद कुछ अगर इसके टाइम मिलेगा तो हम कुछ वेरिएंट्स जो पीपल हैव प्रपोज्ड उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो हो सकता है अगर ये जो जब मैं स्लाइड्स पर लिखता हूँ तो इसकी PDF नहीं बन पाती है, तो आपको वीडियो अगर रहेगा तो आप उससे रीजनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं।